हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट द डिसिप्लिन गेट्स यू गोइंग। यानी कि मोटिवेशन से आप किसी चीज़ की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप जो है इस चीज़ को आगे सफलता की तरफ नहीं ले जा सकते। ठीक है, सो इफ इन केस आपको इसको सफलता की तरफ लेके जाना है तो आपको मोटिवेशन के साथ साथ में डिसिप्लिन भी अपनी लाइफ में इनकलकेट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एन इकोनॉमिक फिलॉसफी रूटेड इन सोशलिस्ट प्रिंसिपल। बोल रहे हैं ये तथ्य कि जो हमारा संविधान है उसमें के अंदर एक इकोनॉमिक फिलॉसफी है। इकोनॉमिक फिलॉसफी है मतलब कि उसमें कुछ इकोनॉमिक को लेके पैसे के लेके जो है चीज़ें जो है वो उसके अंदर रूटेड है मतलब कि जड़ों में घुसी हुई हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल के माध्यम से, यानी कि समाज कल्याण के माध्यम से। मेनली एम्बॉडिड इन इट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो मुख्य तौर पर इनके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं स्टेट बॉडी के, यानी कि किसी भी राज्य के नीति के सिद्धांत होते हैं, उनके अंदर ये एम्बॉडिड है मतलब समाये हुए हैं। is well understood, और ये बात हमें समझ में आती है। However, a question that has often arisen for judicial review concerns how far the state's obligation to subserve the common good बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल जो अक्सर उठता है, arisen मतलब उठता है, और क्या है वो, फॉर जुडिशियल रिव्यू की। हम आपको पता है ना कि संविधान के अंदर अगर कुछ हेर फेर करते हैं या हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो एक जुडिशियल बेंच जो है वो उसके ऊपर रिव्यू कर सकती है। तो वो बोल रहे हैं कि अक्सर सवाल उठते हैं जुडिशियल रिव्यू के कंसर्न्स के बारे में, जो कि ये क्या सवाल होता है कि स्टेट का, सरकार का ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य, दायित्व जो है वो किस हद तक है, उसकी सीमा कहाँ है कि वो सब सर्व करे, यानी कि सहायता करे किसकी, कॉमन गुड की, यानी कि जन कल्याण की सहायता करे, and prevent the concentration of wealth and means of production can be allowed to go against fundamental rights of individuals। और किस हद तक वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का मतलब जो वेल्थ है, पूंजीकरण है, पूंजीवाद है, उसको एकत्रित करने के किस हद तक उसको बचा सकता है। यानी कि कोई लोग ज़्यादा अमीर के अमीर होते जा रहे हैं, गरीब के गरीब होते जा रहे हैं, केवल हम अमीरों के बेसिस के ऊपर पॉलिसीज बनाए, ऐसा ना हो, उससे बचाने के लिए किस हद तक जुडिशियल रिव्यू जो है वो वैलिड है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन के जो माध्यम हैं वो अलाउ किए जा सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल अधिकारों के अगेंस्ट जाने के लिए। यानी कि इस चीज़ का प्रोडक्शन किया जा सकता है और इससे हम किसी एक कंपनी को इसका अधिकार नहीं दे सकते कि वही प्रॉफिट कमाए। ये कहाँ हद तक वैलिड है। The state's obligation to ensure that the ownership and control of material resources of the community। स्टेट का जो ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, किस बारे में, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो ओनरशिप है यानी कि जो मालिकाना हक है, और कंट्रोल है किस चीज़ का, कोई भी मटेरियल रिसोर्स हो किसी कम्युनिटी की, और आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो इनको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि इसका आम जन कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जा सके। एंड टू प्रिवेंट द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम टू कॉमन डिट्रीमेंट इज फाउंड इन आर्टिकल 39B एंड C। और किस तरीके से हम जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है उसकी कार्यवाही को हम प्रिवेंट कर सकें, बचा सकें कि किसी
लोगों का जो है कॉमन, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, हम उसका इस्तेमाल लोगों के जन कल्याण के लिए, कॉमन डिट्रीमेंट के लिए कर सकें, उनके हानि से उनको बचाने के लिए कर सकें। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये 39B और C में लिखा गया है, आर्टिकल 39B और C में लिखा गया है। रिसेंट वर्डिक्ट ऑफ अ 9 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो हाल फिलहाल में एक फैसला आया है 9 जजेस की बेंच का सुप्रीम कोर्ट की, holding that not all private resources would fall under the ambit of material resources, जिसमें ये कहा गया, ये निर्णय, होल्डिंग मतलब कि निर्णय लिया गया कि सभी प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज हैं या प्राइवेट रिसोर्सेज हैं उनको आप मटेरियल रिसोर्सेज के एम्बिट यानी कि दायरे के अंदर नहीं ला सकते ऑफ द कम्युनिटी इन आर्टिकल 39, जो कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी के दायरे में आता है आर्टिकल 39 के तहत, is notable for its examination of whether the underlying economic thought should be given an expansive view। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है, नोटेबल है, क्योंकि for its examination, क्योंकि ये किस चीज़ की जांच करता है, किस चीज़ की जांच करता है कि क्या वेदर जो अंडरलाइंग हमारा मूलभूत आधारभूत इकोनॉमिक थॉट है, इकोनॉमिक विचार है, उसको इस हद तक एक्सपेंसिव, इस हद तक विस्तार देना चाहिए, उसके ओपिनियन को, उसके व्यू को इतना विस्तार देना चाहिए, इतना व्यापक बनाना चाहिए, और there are limitations on what sort of private property can be the subject of state action, या फिर कोई इसमें सीमा हो सकती है, कोई लिमिटेशन, कोई दायरा हो सकता है कि किस किस्म की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, किस हद तक की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप स्टेट एक्शन के दायरे में, सब्जेक्ट टू स्टेट एक्शन यानी कि उसके दायरे में ला सकते हैं। The court's majority opinion rejects the expansive view taken in a few precedents in favor of any private resources। बोल रहे हैं जो कोर्ट के ज़्यादातर जो ओपिनियन था कोर्ट का, वो इस बात को रिजेक्ट करता है, खारिज करता है कि इतना ब्रॉड, इतना एक्सपेंसिव जो ओपिनियन है, इतना एक्सपेंसिव या इतना व्यापक जो दायरा है, वो हम ले सकते हैं, उसको वैध करार दे सकते हैं, मान्य करार दे सकते हैं इन अ फ्यू, कुछ प्रेसिडेंट्स होते हैं जो प्रीवियस केसेस हुए हैं जिसमें फेवर में गया है, किसी प्राइवेट रिसोर्सेज के पक्ष में गया है फैसला, including those individual owned falling under its ambit, और जिसके अंदर कोई किसी व्यक्तिगत, जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर सरकार बोले कि भाई मैं यहाँ से सड़क निकालना चाह रहा हूँ, आप उसको नहीं हैंड ओवर करना चाह रही क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, तो क्या हद तक ये वैलिड है कि सरकार आपसे वो ज़बरदस्ती छीन सकती है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी इंडिविजुअल ओन्ड होगी, ठीक है, तो इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ भी फॉल करती हैं इसके दायरे के अंदर। इन ट्यून विद प्रेजेंट डे, इन ट्यून विद मतलब अनुरूप, किसी चीज़ के अनुरूप, तो प्रेजेंट डे की इकोनॉमिक रियलिटीज़ के अनुरूप, इट होल्ड्स दैट दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी सीन थ्रू एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल प्रिज्म। बोल रहे हैं कि ये इट होल्ड्स ट्रू, मतलब इट्स होल्ड्स कि मतलब ये बात मानी जाती है कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, इसको हम किसी भी आइडियोलॉजिकल विचारधारा के जो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट है, प्रिज्म है, उससे सी थ्रू नहीं कर सकते, उससे पार नहीं कर सकते, एंड डिसअप्रूव्स ऑफ सच अर्लियर फॉर्मुलेशंस, और अगर ऐसे पहले कभी भी हुआ है, पहले कोई भी ऐसा सिद्धांत बना है जिसमें बाईपास की गई हैं चीज़ें, तो ये उसको भी डिसअप्रूव करता है, खारिज करता है। The majority view is that while theoretically private resources could be part of communities resources, अधिकतम का व्यू यही था, जो जजेस की बेंच थी उनमें से अधिकतम का ओपिनियन यही था कि थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो प्राइवेट रिसोर्सेज वो एक कम्युनिटी रिसोर्स का पार्ट हो सकता है। द रेलिवेंट कंसिडरेशन फॉर द स्टेट टू एक्वायर और डिस्ट्रीब्यूट देम इन परस्यूट ऑफ कॉमन गुड विल डिपेंड ऑन नॉन एग्जॉस्टिव फैक्टर्स। लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि ये वैलिडेशन, ये रिलेवेंस, ये जो उसके साथ में लिंक बिठाया जा रहा है कि इसको हम कंसिडर, स्टेट जो है कंसिडर करे एक्वायर करने के लिए, एक्वायर करने के लिए मतलब हासिल करने के लिए
या फिर इसको आम जनहित के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नॉन एग्जॉस्टिव फैक्टर्स। नॉन एग्जॉस्टिव मतलब नॉन कॉम्प्रिहेंसिव या फिर इनकम्प्लीट अगर कोई फैक्टर है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। और वो क्या है? द नेचर ऑफ द रिसोर्सेज एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेदर सच एक्विजिशन इज एसेंशियल फॉर द कम्युनिटी। कि ये जो कोई भी रिसोर्स है उसका नेचर कैसा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। अब अगर पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम किसी इंडिविजुअल के हाथ में अगर हम दे दें, जैसे कि पहले क्या होता था, गैस सिलेंडर्स के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता था, पेट्रोलियम के ऊपर सरकार का कंट्रोल होता था। अब जैसे ही वो प्राइवेटाइज हुआ है तो वो उसके ऊपर क्या है, पूरा प्राइवेट कंपनीज का नियंत्रण है। वो अपनी मर्जी से पैसे बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं, सिलेंडर के दाम अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, क्योंकि वो जन कल्याण के लिए ज़रूरी चीज़ें थी, एसेंशियल चीज़ें थी, तो सरकार उसके ऊपर कुछ इंटरवेंशन रखती थी। ठीक है, तो इंटरवेंशन रखती थी तो एक प्राइवेट पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाता था कि वो लोगों के ऊपर इसको थोपे। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि वो नेचर कैसा है रिसोर्स का, वो कैसी रिसोर्स है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है। फिर क्या इस तरीके के एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब कि किसी चीज़ को अपने अंदर कंट्रोल में लेना, किसी चीज़ को हासिल करना, अधिग्रहण करना, क्या वो जनता के लिए ज़रूरी है, जनता की भलाई के लिए ज़रूरी है। द स्कैर्सिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज कितनी कम मात्रा में है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर बीइंग कंसंट्रेटेड इन प्राइवेट हैंड्स, और क्या परिणाम होंगे अगर किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में ये सीमित रह जाती है तो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते ही जो है किसी भी जो ऊपर बोला ना, किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को या किसी भी ऐसी रिसोर्स को आप एक्वायर कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन हैज़ ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एमिनेंट डोमेन। लैंड एक्विजिशन जो है वो हमेशा एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत, किस चीज़ का सिद्धांत? एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन का मतलब होता है सरकार के लीगल अधिकारों के ऊपर निर्भर करता रहा है। वाइल एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल रिक्वायर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस। लेकिन फिर भी अगर हमें एलोकेट करना है इस तरीके की नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उसमें बहुत ही हमें एक तो पारदर्शी होना पड़ेगा और एक बहुत ही फेयर अप्रोच रखना पड़ेगा। प्रक्रिया पूरी बिना किसी छल कपट के होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, नेशनलाइजेशन ऑफ यूटिलिटीज। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, यूटिलिटीज मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका, सर्विसेज का और इंडस्ट्रीज, हैज़ रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन थ्रू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। उसके लिए हमें संवैधानिक जस्टिफिकेशन चाहिए, वैलिडिटी चाहिए कि हमारे संविधान के अनुरूप ये जो चीज़ें हैं ये देश हित के लिए हैं, या फिर ये नेशनलाइज किया जा सकता है इन चीज़ों को, ऐसा है। ठीक है, तो तभी आप इन चीज़ों को नेशनलाइज कर सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि ये सरकार, इसको सरकार के पास में इसका अधिकार है अधिग्रहण करने का। अब देश में कहीं पे भी अगर कोयले की खदान निकलती है, चाहे वो मेरा प्राइवेट खेत हो, लेकिन अगर कोयले की खदान निकलती है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा? सरकार का होगा। सरकार उसको ऑक्शन कराएगी, हाँ मुझे कुछ रॉयल्टी मिल सकती है, पर मैं उसको प्राइवेट करके बैठ जाऊँ कि नहीं इसके ऊपर मेरा ही अधिकार है, मेरी खदान है, तो ऐसा नहीं हो सकता। Right? The majority is right in holding that the constitution makers consciously worded आर्टिकल 39 इन ब्रॉड टर्म्स। बोल रहे हैं जो अधिकतम जजेस थे उनका ये मानना था कि जो संविधान के लिखेता हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है, उनने कॉन्शियसली, जानबूझकर, होश में उसके शब्दावली आर्टिकल 39 की ऐसी चुनी जिसमें कि बहुत ब्रॉड, व्यापक टर्म्स इस्तेमाल किए गए, जिनका एक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि बस यहाँ से लेके यहाँ तक की सीमा वाले ही इसमें आएंगे। उसमें ओपन ब्रैकेट है कि ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन डिपेंडिंग ऑन उनका नेचर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी स्कैर्सिटी क्या है, बहुत से इफ्स एंड बट्स उसमें लगा दिए गए, सो दैट दे डू नॉट टाई डाउन फ्यूचर रिजिम्स टू एनी पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ इकोनॉमिक थॉट। ताकि वो जो फ्यूचर की बाहर आगे आने वाली सरकारें हैं उनको एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ इकोनॉमिक, पर्टिकुलर स्ट्रैंड मतलब एक पर्टिकुलर पहलू के साथ में, इकोनॉमिक विचार के एक पर्टिकुलर पहलू के साथ में उनको बांध ना दे। इसलिए उन्होंने इतने ब्रॉड टर्म्स यहाँ पे चुनी है आर्टिकल 39 के लिए। हाउएवर,
जस्टिस सुधांशु धूलिया's dissent has significance. dissent मतलब मतभेद. तो एक जस्टिस सुधांशु धूलिया है, उन्होंने जो बाकी 9 जजेस की बेंच थी उनमें से 8 से बाकी से असहमति जताई है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंस है. हाईलाइटिंग द कंटिन्यूइंग इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, उन्होंने देश में अभी भी निरंतर जो इनइक्वालिटी गैर बराबरी है उसके बाद उसको हाईलाइट किया, और हाईलाइट करते हुए उन्होंने पूछा, he has questioned the majority for seeking to limit the scope of the material resources. उन्होंने जो मेजॉरिटी जजेस थे उनसे पूछा कि क्या वो चाहते हैं कि हम मटेरियल रिसोर्सेज का स्कोप लिमिट कर दें, उसकी कुछ सीमाएं तय कर दें. when the better approach would have been to leave it to the wisdom of the legislature. जबकि उनके अनुसार, सुधांशु धूलिया के अनुसार, बेहतर ये होता कि हम इसको संविधान के, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो चुनकर आए प्रतिनिधि हैं उनके विजडम, उनकी सूझबूझ के ऊपर इसको छोड़ दें. ठीक है, तो ये था पैसेज. आई होप आपको समझ में आया होगा. पैसेज में बेसिकली हुआ क्या है, अभी एक केस था, उसके अंदर एक व्यक्ति ने बोला था कि सरकार मेरी ज़मीन जो है ज़बरदस्ती अधिग्रहित कर रही है. यूपी का कोई हाईवे प्रोजेक्ट था. ठीक है, उसके तहत ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई करते वक्त बोला, उन जो सामने गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि भी आर्टिकल 39 के तहत हम जन कल्याण के लिए ये चीज़ कर सकते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका जो सीमा है, आर्टिकल 39 जो है क्लियरली चीज़ों को डिफाइन नहीं करता है, उसमें कोई सीमाएं नहीं है, वो बहुत ओपन एंडिंग वाला चीज़ है, ओपन एंडिंग वाला आर्टिकल है. और उसमें जो टर्म्स लिखी गई हैं वो इसीलिए शायद लूज वर्डेड लिखी गई हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी सरकारें हैं उनको हम एक पर्टिकुलर चीज़ के साथ में बांध नहीं रख सकें. अब क्या था, जब हमें आज़ादी मिली थी, जिस टाइम पे संविधान लिखा जा रहा था, हो सकता है उस टाइम यूरेनियम की खोज ना हुई हो, उस टाइम इस तरीके के न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाएंगे ऐसी खोज ना हुई है. लेकिन अगर उस टाइम पे वो मटेरियल रिसोर्सेज की सीमाएं तय कर देते, ये धरती, अग्नि, वायु, जल, ये मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर सरकार कब्जा कर सकती है, इसके अलावा नहीं कर सकती. तो मान लो कहीं पे हमारे देश में किसी के खेत में, किसी के घर के आसपास यूरेनियम का कुछ भंडारण निकला था, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे, उसको ले सकते थे? नहीं ले सकते थे ना. तो इसीलिए इसको लूज एंडेड छोड़ा गया कि फ्यूचर में हमें नहीं पता आगे क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा. हो सकता है कल को ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके जिससे कि हम मिट्टी के जरिए भी एनर्जी जनरेट कर लें. तो फिर क्या हम उस टाइम पे मिट्टी को उस मटेरियल रिसोर्स के दायरे से, क्योंकि हमने बाहर रखा है, तो क्या हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे? हमारी सरकारें उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहेंगी? करना चाहेंगी. ठीक है, तो इसमें बोला गया, उसमें सुधांशु धूलिया जी हैं, उनकी थोड़े से कहीं पे बाकी जजेस के साथ में मतभेद हो रहा होगा, क्लैश हो रहा होगा कुछ विचारों को लेके, तो कुछ गहरे सवाल उन्होंने भी उठाए. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? देखो, पैसेज की टोन में उन्होंने किसी के भी पक्ष या विपक्ष की बात तो कही नहीं है ना. उन्होंने बहुत ही न्यूट्रल तरीके से एनालाइज किया है पैसेज को, कि जो भी घटनाक्रम हुआ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वहां पे पॉइंट्स बोले, वो कितने वैलिड उनको लगते हैं, कितने इनवैलिड उनको लगते हैं. उन्होंने वैसे अपनी वैलिडिटी इनवैलिडिटी बताई भी नहीं है. उन्होंने बस जो जो चीजें वहां पे हुई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किसका क्या कहना था, किसका क्या ओपिनियन था, वो उन्होंने बात करी. तो न्यूट्रल एंड एनालिटिकल बिल्कुल करेक्ट है. हाईली क्रिटिकल, किसको क्रिटिसाइज किया गया? ना सरकार को क्रिटिसाइज किया गया, ना सुप्रीम को क्रिटिसाइज किया गया, ना कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को क्रिटिसाइज किया गया. तो नहीं है क्रिटिकल, इनकरेक्ट है. ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव की भी यहाँ पे कोई उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि ये बहुत ही जटिल एक टॉपिक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है. इसकी सीमाओं के अंदर निर्धारण करना अब संविधान के तहत इसको, इस कार्य को करना भी बाकी है. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इतना बताया गया कि आप हर रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स नहीं कह सकते, लोगों के कुछ इंडिविजुअल अधिकार हैं. आपको देखना होगा कि भाई वो चीज़ें हैं, वो उनका स्केर्सिटी कैसी है, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उनके ऊपर डेवलपमेंट क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारे इसमें फैक्टर्स रहेंगे प्रभावित. तो ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं है. सरकास्टिक, किसी के ऊपर व्यंग करने वाली, मजाकिया भी नहीं है. सो ऑप्शन ए, न्यूट्रल एंड एनालिटिकल, इज करेक्ट.
What is the main theme of the passage? Passage की main theme क्या है? The Supreme Court's limitation on economic principle in the Constitution. तो सुप्रीम कोर्ट की सीमाओं के ऊपर भी सवाल उठे थे कि सुप्रीम कोर्ट किस हद तक यहाँ पे लिमिटेशंस ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या सीमाएं हैं इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स जो कि संविधान के ऊपर लिखे गए हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है। द क्रिटिक ऑफ जस्टिस सुधांशु धूलियाज ओपिनियन। तो ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया के ओपिनियन को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा हो, उनकी यहाँ पे जो है एनालिसिस किया जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बी इनकरेक्ट है। एम्फेसिस ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स ओवर कम्युनिटी वेलफेयर। ऐसा भी नहीं किया गया कि भाई जन कल्याण को मारो गोली, किसी व्यक्ति की अगर पर्सनल प्रॉपर्टी है तो वही इस्तेमाल करेगा, ऐसा भी नहीं कहा गया। द डिबेट ऑन नेशनलाइजेशन एंड लैंड एक्विजिशन। तो ये जो पूरा डिबेट है नेशनलाइजेशन और लैंड एक्विजिशन के ऊपर नहीं है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्या क्या दायित्व है, उनकी सीमाएं कहाँ हैं, उसके ऊपर ये सारा पैसेज है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The statement below, whether the statement below is true or false based on the passage. पैसेज के अनुसार क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? The recent Supreme Court verdict held that all private resources, regardless of ownership, can be categorized as material resources of the community under Article 39B. तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने बोला कि 39B के अंदर आप हर रिसोर्स को मटेरियल रिसोर्स नहीं कर सकते, कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 39B आर्टिकल जो है इसका दायरा जो है बहुत बड़ा है। इस दायरे के अंदर क्या क्या होना चाहिए इसको संवैधानिक रूप से डिसाइड किया जाए, बट हर एक आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप इसके अंदर नहीं कैटेगराइज कर सकते। तो ये क्या है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following best describes the meaning of the idiom in tune with? In tune with का मतलब होता है किसी से सिंक में होना, किसी से अग्रीमेंट में होना, ठीक है। इन कंप्लीट ऑपोजिशन टू, इनकरेक्ट है। ऑपोजिशन तो मतलब विरोध में हो गया। इन हार्मनी और अग्रीमेंट विद, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अग्रीमेंट मतलब उससे स्वीकार करना, ठीक है। इग्नोरिंग एंटायरली, किसी को नजरअंदाज करना। अनरिलेटेड और इररेलेवेंट, इनकरेक्ट है। Why does Justice Sudhanshu Dhulia disagree with the majority opinion regarding the scope of material resources? यानी कि जो सुधांशु धूलिया जी हैं उन्होंने किस बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट दिखाया मटेरियल रिसोर्सेज के स्कोप को लेकर। उन्होंने कहा कि जो स्कोप है मटेरियल रिसोर्सेज का वो लिमिटिंग है, क्योंकि he believes that the constitution makers intended to tie down future regimes to one economic ideology. Incorrect है, वो एक किसी सिद्धांत के साथ में फ्यूचर की सरकारों को नहीं बांधना चाहते थे ना। Incorrect है। He thinks that the acquisition of the resources should be left entirely to judicial discretion. इनकरेक्ट है। जजेस की जो हमारी जुडिशरी है उसकी सूझबूझ के ऊपर ये नहीं छोड़ा गया है और ना ही उनका ये मानना था। उन्होंने तो बल्कि ये सवाल भी उठाया था किस हद तक सही है जजेस का या सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर हस्तक्षेप करना। He supports a more rigid interpretation of Article 39 to ensure economic uniformity. Incorrect है। He argues that limiting the scope of material resources undermines the efforts to address social inequality. बिल्कुल correct है। Option D is correct. Most of the rivers dry up during the summer season, but Ganga is full of water round the year. बिकॉज इट इज डैश। अब जो ये राउंड द ईयर है इसी का सेम मीनिंग यहाँ पे डालना है। राउंड द ईयर मतलब पूरे साल भर। अब कोई चीज़ अगर पूरे साल भर चलती है तो उसको बोलते हैं पेरेनियल। क्या बोलते हैं? पेरेनियल। बाय एनुअल, बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार होने वाला। एनुअल साल में 1 बार होने वाला। बायनियल, बायनियल का मतलब हर 2 साल में 1 बार होने वाला। सो ऑप्शन ए पेरेनियल इज करेक्ट। Bankrupt are those who are incapable to pay their debts. Debts मतलब क्या होता है? कर्ज, देनदारी। तो बोल रहे हैं बैंकरप्ट वो लोग होते हैं जो इनकेपेबल हो। इनकेपेबल हो मतलब वो असक्षम है, असमर्थ है। लेकिन बैंकरप्ट तो वो लोग भी हो सकते हैं जिनके पास सामर्थ्य है लेकिन वो देना चाह नहीं रहे, राइट।
पावरफुल, जो पावरफुल लोग हैं वो होते हैं बैंकरप्ट्स नहीं। मीगर, जो बड़े तुच्छ लोग होते हैं वो होते हैं केपेबल। केपेबल मतलब जिनके अंदर क्षमता है, वो लोग होते हैं बैंकरप्ट नहीं। वो लोग भी बैंकरप्ट नहीं होते, क्योंकि इनकेपेबल बोला गया है और इनकेपेबल का एंटोनिम होता है केपेबल। ठीक है। इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट मतलब जो असमर्थ हैं, जिनमें कार्य को सक्षम करने की कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या हो गया, इनकॉम्पिटेंट। सो ऑप्शन डी, incompetent is correct. Rohan exercised and ate a lot. Least he should not be weak. रोहन ने एक्सरसाइज करता था और बहुत ज़्यादा खाना खाता था। अब लीस्ट जो है, लेस्ट जो है, ये खुद में ही एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है। तो नेगेटिव वर्ड के साथ में आगे नॉट बी वीक नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा खाता था और एक्सरसाइज करता था, इसलिए वो वीक नहीं था। ठीक है। अगर वो ये नहीं करे तो वो वीक हो जाता, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करता और खाता रहे तो वो वीक हो जाता। तो लेस्ट ही शुड बी वीक, नॉट नहीं आएगा, शुड बी आएगा। ही वुड बी, वुड नहीं आएगा, लेस्ट ही शुड बी वीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कैन यू कंपोज एन इंस्पायरिंग पोएम? वो बोल रहे हैं कि क्या तुम एक इंस्पायरिंग, इंस्पिरेशनल पोएम बना सकते हो, कंपोज कर सकते हो। कंपोज करना मतलब बनाना। तो अब कैन तो हमारा क्वेश्चन है, वो तो यही रहेगा। एन इंस्पायरिंग पोएम जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो पहले आ जाए। कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू? कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड? कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बाय यू कंपोज्ड? कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन क्लाउड 9, बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, या बहुत ही ज़्यादा किसी, हाँ एक्साइटेड। ठीक है। फ्लाइंग इन द स्काई, स्काई में आप उड़ेंगे तब बोलेंगे ऑन क्लाउड 9 नहीं। बीइंग एंग्री विद समवन इनकरेक्ट है। बीइंग वेरी हाई इनकरेक्ट है। बीइंग वेरी डिलाइटेड बहुत खुश, तो ऑप्शन डी। ड्रीम्स प्रोवाइड एन एस्केप, ड्रीम्स जो है बच के निकलने का एक जरिया प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। वेयर रियलिटी इज सस्पेंडेड, जहाँ पे रियलिटी खत्म हो जाती है। इनटू अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, अनंत संभावनाओं की। तो ये तो समझ में आ गया कि आर के बाद में ओ आएगा, इनटू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज। ठीक है। तो आर के बाद में ओ आएगा, सॉरी ओ आएगा। ठीक है। पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि सपनों के बारे में बात करें। पी फर्स्ट स्टेटमेंट केवल ऑप्शन ए में है। आर के बाद में ओ भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ओ पहले आर बाद में, ओ पहले आर बाद में, आर के इमीडिएट बाद में ओ नहीं आ रहा, बीच में पी आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पी आर ओ क्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई एम नॉट वेरी श्योर, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सुनिश्चित नहीं हूँ, श्योर नहीं हूँ। आई हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली, कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँ, बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पर असल ज़िंदगी में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ए और बी और डी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट जो है कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, यानी कि बी के बाद में डी स्टेटमेंट आएगा कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है, लेकिन गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं इतना सुनिश्चित नहीं हूँ कि मैं सेफली घर पहुँच सकता हूँ। यानी कि बी डी ए सी, बी डी ए सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है केल्टर का। केल्टर का मतलब क्या होता है, मतलब कि एकदम प्रॉपर कंडीशन में, एकदम बैलेंस कंडीशन में, एकदम अच्छी स्थिति में। सिनोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है एनार्की, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। ठीक है। डिसऑर्डर, शैम्बल्स, शैम्बल्स का मतलब होता है अगेन अराजकता। डिसरिपेयर, डिसरिपेयर मतलब खराब स्थिति। ऑर्डर मतलब कंप्लीट प्रॉपर स्थिति में, ऑर्डरली मैनर में। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कंडोन, कंडोन का सिनोनिम बताना है। कंडोन का मतलब भी होता है अनदेखी करना या किसी को माफ कर देना। फर्स्ट है सॉलिसिट्यूड, सॉलिसिट्यूड का मतलब होता है चिंता करना। सोलेस, सोलेस मतलब कहीं पे कंफर्ट फाइंड आउट करना, कहीं पे सांत्वना मिलना। पेनल्टी, सजा। पार्डन, माफी। सो ऑप्शन डी, पार्डन इज द सिनोनिम फॉर कंडोन। यहाँ पे 4 सेगमेंट में स्टेटमेंट डिवाइडेड है। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है हमें वो फाइंड आउट करना है। वी वर ऑन द वे
to the party, suddenly there will a heavy downpour. हम रास्ते में जा रहे थे मतलब पास्ट की घटना है, वर जो है वो पास्ट बताता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। सडनली वहां पे विल जो है फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, तो वर और विल एक साथ नहीं आ सकते, तो क्या हो जाएगा, सडनली देयर वॉज अ हैवी डाउनपोर। डाउनपोर जो है पूरा यानी कि बहुत भारी बारिश होने लग गई। तो हम रास्ते में, पार्टी के रास्ते में थे, उस तरफ जा रहे थे, अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग गई। विल अ हैवी डाउनपोर की वजह क्या आएगा, वॉज अ हैवी डाउनपोर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेंडेंसी, टेंडेंसी का सिनोनिम बताना है। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी की प्रवृत्ति, ठीक है, किसी चीज की प्रवृत्ति, कि इसकी टेंडेंसी है कि ये झूठ बोलेगा, इसकी प्रवृत्ति है ये कि वो झूठ बोलेगा। डिकॉय, डिकॉय का मतलब होता है प्रलोभन। एवर्जन, एवर्जन मतलब होता है किसी चीज के प्रति अरुचि। प्रोनेस, प्रोनेस का मतलब होता है प्रवृत्ति। और डिस्टेट, डिस्टेट का मतलब होता है नापसंद करना। तो ऑप्शन सी, प्रोनेस इज द सिनोनिम फॉर टेंडेंसी। ये जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं आपको तभी आएंगे जब आपको वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, और वर्ड्स के मीनिंग पता करने के लिए आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। और उसके लिए सीधा सा तरीका ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और उसके ऊपर जो डेली एडिटोरियल की PDF फाइल मिलती है उसको आप 2 से 3 बार रीड करें दिन में। ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, सीक मतलब ढूंढ रहा है, ठीक है। तो अब वो वॉलेट को अपने पॉकेट में ढूंढ रहा है या वो ढूंढ चुका है, क्योंकि ये टास्क जो है वो पहले हो चुका है। तो ही सॉट फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब में पहले वॉलेट ढूंढा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। When numerous ideas are presented in a historical context, more than mere dash can be seen. बोल रहे हैं जब बहुत सारे आइडियाज, विचार जो है, न्यूमरस मतलब बहुत सारे विचार जो हैं वो हिस्टोरिकल, इतिहास के कंटेक्स्ट में अगर बताए जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे, तो वो ना केवल मियर डैश कैन बी सीन, मतलब उनमें कुछ ना कुछ तरीके का पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है, समानता, कि एक राइटर था, उसने भी उस टाइम पे आज़ादी के बारे में कुछ पोएम लिखी, एक और कोई राइटर था उसने भी आज़ादी के बारे में कुछ कहानी लिखी, क्योंकि उस टाइम का दौर ही आज़ादी मांगने का था, ठीक है। तो पैरेललिज्म इज करेक्ट। पैरेललिज्म के स्पेलिंग क्या होते हैं, डबल एल आएगा। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक का हमें एंटोनिम बताना है, तो उसके लिए पहले आपको डॉगमैटिक का मतलब पता होना चाहिए। डॉगमैटिक का मतलब होता है बिल्कुल कट्टर, एकदम एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, कट्टर। तो ये हो गया डॉगमैटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है डिप्लोमैटिक। डिप्लोमैटिक होता है कूटनीतिक, तो कूटनीतिक व्यक्ति जो है वो कभी कट्टर नहीं हो सकता, ना उसको होना चाहिए। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो रूढ़िवादी सोच का है। लिबरल, लिबरल मतलब जो उदार सोच का है। और कंसर्न मतलब जो चिंतित है। तो कंजर्वेटिव जो है वो कट्टर का सिनोनिम होगा, और लिबरल जो है कट्टर का एंटोनिम हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिस्पाइट हिज अनॉयंस, Rahul knew that rushing the delicate process would only lead to mistakes. बोल रहे हालांकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया था, झुंझलाहट में आ गया था, परेशान हो गया था किसी चीज से, फिर भी राहुल को ये बात पता थी कि अगर वो जल्दबाजी करेगा, वो रश करेगा, तो उससे ये जटिल प्रक्रिया जो है इसमें गलती करने के चांसेस हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अनॉयंस का एंटोनिम चाहिए। अनॉयंस का मतलब होता है झुंझलाहट, गुस्सा। नेवर, नेवर का मतलब होता है चबाने वाला। सिरिनिटी मतलब, सिरिनिटी मतलब एकदम शांति, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी का मतलब होता है संवेदनशीलता। और एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता। This Diwali is more significant because we are going to celebrate it after 3 years. बोल रहे ये जो दिवाली है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको 3 साल बाद सेलिब्रेट करने वाले हैं। Without the evil shadow of COVID-19, बिना बुरी परछाई के, COVID-19 की बुरी परछाई के, that dash looming over all festivals, that was looming हो सकता है पास्ट की घटना है, क्योंकि वो सभी फेस्टिवल्स के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही थी, तो was looming हो सकता है। The lockdowns and endless bad news of deaths
and dash had turned our country into a zone of gloom. बोल रहे हैं जो लॉकडाउन लगा रहा या फिर अनंत नंबर ऑफ बैड न्यूज़ मिलती रही हमें डेथ के माध्यम से, तो इससे क्या हुआ, डैश हुआ, हमारे देश को इसने बदल दिया किसमें, एक जोन ऑफ ग्लूम। ग्लूम मतलब दुख के बादलों के बीच में, दुख की चीजों के बीच में। दिस सीजन ऑफ दिवाली, लेकिन ये जो सीजन रहा दिवाली का, डैश ऑल द सॉरोज ऑफ पीपल बाय लाइटिंग द कैंडल ऑफ होप इन देयर लाइफ। तो ये ले जाता होगा सारे दुख, सॉरोज मतलब दुख, तो वैनिशेस हो सकता है कि वो वैनिश कर देगा सारे दुखों को, या दूर कर देगा सभी दुखों को लोगों के। ऐसे हम एक रोशनी की उम्मीद की एक कैंडल जलाएंगे तो हमारी लाइफ से सारे दुख जो है वो चले जाएंगे। We can see the lights, the candles, the lanterns and the busy people coming out of their houses. हम देख सकते हैं रोशनी को, हम देख सकते हैं कैंडल्स को, लैंटर्न्स को, हम देख सकते हैं बिजी लोगों को अपने अपने घरों से बाहर आते हुए, एंड परचेजिंग टॉयज फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए खिलौने खरीदते हुए। Let's dash those people who have made such a huge contribution to dash good thoughts and saving people's life. चलो डैश करते हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है टू डैश, किसी किसी चीज के, डैश के गुड थॉट्स के लिए एंड सेविंग पीपल्स लाइफ, और लोगों की जान बचाने के लिए। This Diwali is more significant because we are going to celebrate it after 3 years without the evil shadow of COVID-19 that dash looming over all festivals. of COVID-19 की evil shadow जो है सब्जेक्ट है, सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो क्या आएगा, वर्ड भी जो वर्ब आएगा हेल्पिंग वो भी सिंगुलर ही आएगा। अब यहाँ पे वॉज और इज दो सिंगुलर है। अब क्योंकि इसकी शैडो जो है पास्ट की बात हो गई है, जा चुकी है अब, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। लॉकडाउन्स एंड एंडलेस बैड न्यूज ऑफ डेथ एंड डैश हैड टर्न्ड आवर कंट्री इनटू जोन ऑफ ग्लोम। तो एंडलेस मौतों की खबर के साथ साथ में और किस चीज की खबर होगी, डीमोनेटाइजेशन। तो यहाँ पे हम डेथ्स के साथ में डीमोनेटाइजेशन की बात तो नहीं कर रहे, पर बीमारी की बात कर रहे, क्योंकि कोविड-19 जो है वो एक बीमारी थी, डिजीज, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इकोनॉमिक बूम, इकोनॉमिक गति की बात कर रहे, या फिर नए बर्थ की बात करें, तो अगर नया बर्थ होगा तो क्या हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा, नहीं ना, पर बीमारी होगी तो कोई तो हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। But this season of Diwali dash all the sorrows of people by lighting the candle of hope in their lives dash has hovered का मतलब होता है मंडराना, has recognized मानना, स्वीकार करना, has adopted अडॉप्ट करना मतलब कि अपनाना, और has shed मतलब कि किसी चीज से छुटकारा पाना। तो यहाँ पे has दिस दिवाली ने हमारे जो दुखों को है उससे छुटकारा पा लिया है रोशनी की कैंडल की उम्मीद के तौर पे, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Let's dash those people who have made such a huge contribution. Let's फर्स्ट है ओनरस। ओनरस का मतलब होता है किसी के ऊपर बोझ होना। बिरेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को बड़े बुरे तरीके से। सैल्यूट मतलब सलामी देना। टर्मिनेट मतलब रद्द कर देना। तो यहाँ पे हम उन लोगों को ना रद्द करेंगे, ना उनके ऊपर भार रखेंगे, ना उनको बिरेट करेंगे, क्या करेंगे, उनको सलामी देंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कंट्रीब्यूट टू डैश गुड थॉट्स, contribution to stagnating मतलब ठहराव लाना। स्प्रेडिंग फैलाना। implicating मतलब किसी चीज का अंदर फंसाना। और impeding मतलब बाधा डालना। तो यहाँ पे फैलाने की बात करी जा रही है, अच्छे विचारों को फैलाने की। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।